दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब लगभग रणभेरी बज ही चुकी है। आचार संहिता यूं तो सितंबर में लगेगी, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। लेकिन जो गठबंधन या जो नेता 20 सालों से बिहार की सत्ता पर बैठा हुआ है, क्या उसे एक बार फिर मौका मिलेगा? एक बात तो करीब करीब तय बताई जा रही है कि एनडीए गठबंधन में जदयू ही बड़ा भाई होगा। लेकिन बड़ा भाई बना लेने भर से मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि बड़ा भाई यदि 2005 और 10 की तरह 40 सीटों से बनाया जाता, 39 सीटों से, जब भाजपा 102 और जनता दल यूनाइटेड 141 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, यानी कुल मिलाकर 39 सीटों से जेडीयू बड़ा भाई हुआ करता था, तब तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में लगभग 2-1 का अनुपात है सीटों का चुनाव लड़ने का। कांग्रेस की तुलना में राष्ट्रीय जनता दल लगभग दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहां घोषित हो या ना हो सीएम कैंडिडेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में अपना भाषण समाप्त करने के वक्त जिस तरह से कहा कि संकल्प लेना है यहां से कि बिहार में फिर एक बार बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। ये कहीं नहीं कहा कि बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार नीतीश सरकार। ये बात अमेरिका में जाकर फिर एक बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी बिहार में नीतीश सरकार कहने से हिचक गए कि फिर एक बार नीतीश सरकार। कारण क्या है? कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें ये बात वो कह नहीं पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और यदि नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान नहीं किया जाता है, तो जनता दल यूनाइटेड को उसकी सीटों पर जेडीयू का कोर वोट, यानी लौकुश, अति पिछड़ा और महादलित, ये तो मिल जाएगा। लेकिन भाजपा, लोजपा और दूसरे सहयोगी दलों की सीटों पर क्या नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक उन बीजेपी और एलजेपी के साथ या छोटे सहयोगियों के साथ खड़ा हो पाएगा? अब इसमें संशय का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले सीधा सवाल आपसे यही है, फिर एक बार ट्रंप सरकार कहने में कोई हिचक नहीं होती नरेंद्र मोदी को? भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी 2047 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, ये कहने में कुछ लोगों को हिचक नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह को ये कहने में 2024 के पहले हिचक नहीं होती कि 24 छोड़िए 29 में भी मोदी जी ही पीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार की जगह फिर एक बार एनडीए सरकार, ये बात जो नरेंद्र मोदी ने कही है, बिटवीन द लाइंस को आप जमीनी राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और इस प्रकार का नारा दिए अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप चुनाव हार गए थे, यदि मैं सही हूं तो। जब मोदी जी ट्रंप के लिए प्रचार करने गए थे अमेरिका, तो बहुत जोर शोर से उन्होंने नारा दिया था, जैसे हिंदुस्तान में नारा दिया जाता है कि अब की बार मोदी सरकार, उसी प्रकार से नारा गढ़ा गया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप की क्या स्थिति हुई कहने की जरूरत नहीं है। तो अब की बार एनडीए सरकार, तो मुझे लग रहा है कि कहीं वो अमेरिका वाली मतलब जो अमेरिका में जो रिजल्ट आया था वो बिहार में कहीं ना कहीं दोहराते हुए नजर ना आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो आपने बिटवीन द लाइंस रीड किया है कि अंत में जब मोदी जी जब अपने भाषण के समाप्ति पे थे तो उन्होंने कहा अब की बार एनडीए सरकार। उन्होंने ये नहीं कहा अब की बार नीतीश सरकार। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि चुनाव जीतने के बाद यदि एनडीए सत्ता में आती है तो जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और इसको लेकर तो स्पष्ट अमित शाह ने कहा है, एक बार नहीं 3 बार कहा है। और अमित शाह जो कहते हैं इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं इसका मतलब है कि अमित शाह कहते हैं। दोनों की जोड़ी जो है एक तरह से शरीर और आत्मा वाली है, एक दूसरे के इशारा को समझते हैं। तो एनडीए सरकार तो अब तो मतलब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है। तमाम अटकलें जो लगातार प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है बिहार में, जैसे जैसे दौरा हो रही है तो अटकलें हम लोग लगा रहे थे कि इस सिवान में बोल देंगे,
वहां बोल देंगे, मोतिहारी में बोल देंगे, छपरा में बोल देंगे, लेकिन मोतिहारी में भी नहीं बोले। और अब चुनाव कब है? नवंबर में है। और चुनाव नवंबर में है, नेता डिसाइड नहीं है, चेहरा डिसाइड नहीं है। इसका मतलब है कि सामूहिक लीडरशिप में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के जो कोर वोट बैंक है वो उसको भी अपने पाले में रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाना चाहते हैं। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी, महादलित और पहले जो पसमंदा मुसलमान थे, वो मुझे लगता है कि इस बार उनके साथ नहीं रहेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू की भी अपनी एक रणनीति में चूक हुई है। उसके कारण मुझे लगता है कि जो 5,000 7,000 का जो हर विधानसभा में एक चंक एड ऑन होता था, उसका नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इनको इनका वोट भी चाहिए और नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाएंगे। जब चेहरा नहीं बनाएंगे तो सवाल सबसे बड़ा उठता है अभिषेक जी की जो ये वोट है, खासकर लव कुश का, कोरी कुर्मी का, महादलित का, महिलाओं का, क्या वो वोट बैंक कुछ हद तक शिफ्ट हो सकता है महागठबंधन की तरफ? और जो सर्वे दिखाया जा रहा है, जनरली एमवाई समीकरण को मतलब आप देखें तो 33% के आसपास का चंक है, लेकिन तेजस्वी यादव को सर्वे में उससे अधिक 5-6% अधिक वोट दिखाया जा रहा है। सर्वे में कर रहा हूँ, जो वर्तमान में जो सर्वे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार की स्थिति रही तो पिछड़े समाज का जो वोट है वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर सकता है, यदि नीतीश कुमार को आप चेहरा नहीं बनाते हैं। जी। लेकिन एक सवाल ये उठता है ऋषि जी, देखिए बिहार में इंडिया गठबंधन की स्थिति को देखें तो इंडिया गठबंधन की स्थिति ये दिख रही है कि देखिए एम की तो मजबूरी है, माइनॉरिटी वोट जो है, अल्पसंख्यक वोट, वो तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाले गठबंधन जो भी मुख्य रूप से होंगे उनके साथ होगा और वन साइडेड होगा। यादव समाज का अपना नेता है, अपनी पार्टी उनकी है, वो उनके साथ है। रही बात इस दौर में मुसलमानों के और इसके साथ साथ दलितों के, खासकर महादलितों का, ठीक है महादलित वोटर जनता दल यूनाइटेड के साथ अब तक रहा है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि महादलित वोटर के बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखा और अब बिहार में भी दिखा है, और कांग्रेस ने भी इसी नब्ज को पहचानते हुए महादलित समुदाय को ही बिहार में अपनी कमान सौंप दी है। राजेश राम महादलित समुदाय से ही आते हैं, अब उसमें भी सबसे बड़े समुदाय से आते हैं जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है महादलित में। अब जो स्थिति बन रही है जी, रविदास समाज की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन उनका असर सिर्फ रविदास समाज तक मत देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऊपर से है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर भी कमान दलित समाज के हाथ में है। तो जो परिस्थिति अभी बन रही है, संविधान बचाओ का मुद्दा है, अम्बेडकराइट थॉट जिस प्रकार से दलितों के बीच जा रहा है, काफी एक अच्छी बात मानी जानी चाहिए कि एक प्रगतिशील सोच जो अम्बेडकर जी की थी वो जा रही है, बाबा साहब की सोच जा रही है जमीन तक। उसने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का कबाड़ा पहले से कर रखा। अब यदि कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक ढंग से कैंडिडेट का प्लेसमेंट करती है, कांग्रेस का जो सीधा फॉर्मूला आप जानते हैं कि दलित, सवर्ण और मुसलमान, इसके सहारे कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, और सवर्ण वोटर अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख जरूर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी बेचैनी है। उसे भी पता है कि सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देना है, तो क्यों ना कैंडिडेट पर ही वो फोकस किया जाए, जिस गठबंधन से कैंडिडेट जिस जाति का है उसको वोट दे दो। जब ये हालात बने हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में डेंट है, प्रशांत किशोर भी उसी में अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। अब आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट से कैसे घिर रही है? 100 सीटें भी वो लड़ेगी, ये बात तो तय है, और 100 सीट जब वो लड़ेगी तो इन 100 सीटों पर तो सबसे ज्यादा वोटों की छीना झपटी होगी। महादलित कांग्रेस ले भागेगा, अपर कास्ट कैंडिडेट के साथ भागेगा, प्रशांत किशोर इसी में अपनी हिस्सेदारी ढूंढेंगे, तो होगा क्या आखिर भारतीय जनता पार्टी का? आप देखिए ना, आप देखिए, आप प्रशांत किशोर की बात आपने की, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। प्रशांत किशोर किस प्रकार से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? आप देखिए कि तमाम जो, खासकर तिरहुत की बात करूं, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है बिहार की, 49 जी 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 जी, तो वहां जो मैं देख रहा हूँ, वही जो सरकार बनाएगा,
जिसने तो तिरहुत जीता मैं वही सरकार बनाएगा। मैं तिरहुत में ये देख रहा हूँ, खासकर तिरहुत और मिथिलांचल में बीजेपी को पिछले बार जनता ने भर के विधायक दिए थे, मैंडेट दिया था, बहुत मतलब दिल खोल कर मतलब मान सम्मान दिया था एनडीए प्रत्याशी को। लेकिन इस बार मैं जो देख रहा हूँ अभिषेक जी कि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज हैं वो जनरली फॉरवर्ड कास्ट के जो नेता हैं उनको उम्मीदवार बनाते हुए दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर की बात मैंने आपको बताया, गायघाट जहां आज प्रशांत किशोर का कार्यक्रम है, संभवतः किसी राजपूत समाज से आने वाले व्यक्ति को वहां टिकट देने जा रही है। तो इस प्रकार से यदि समीकरण रहा तो जो एक तरह से मजबूत मतलब क्षेत्र रहा है तिरहुत और मिथिला का बीजेपी एनडीए के लिए, वहां नुकसान मुझे लगता है कि इनको होगा। दूसरी बड़ी बात ये आप देखिए कि ईबीसी दिल खोल कर वोट करता है एनडीए को, इस बात से आप सहमत हैं। लेकिन ईबीसी समाज का कोई एक नेता बता दीजिए जो टॉप 3 या टॉप 5 पोजीशन में हो बिहार भाजपा में। मुझे नहीं लगता है। हाँ, किसी को आप एमएलसी बना दिए, किसी को एक दो छोटा प्रोफाइल देख के मंत्री बना दिए, लेकिन ना प्रदेश अध्यक्ष कोई ईबीसी समाज से है, ना 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 ना, ना आपके दोनों डिप्टी सीएम ईबीसी समाज से है। तो 36% इनका चंक बनता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि राजद ने ईबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब कितना उसको फायदा मिलता है ये देखने वाली बात है। ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार के चेहरे को आगे न करना बीजेपी के लिए बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदेह होगा, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति रही तो पिछड़े समाज में ये मैसेज जरूर कन्वे होगा अभिषेक जी कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद कुछ भी कर सकती है। जैसे राजस्थान में 18% जाट समुदाय को छोड़कर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। वहां यदि राजस्थान की राजनीति को देखे तो जो डोमिनेट पॉलिटिक्स में जो कास्ट डोमिनेट करती है उसमें जाट है, गुज्जर है, मीना है, उसको छोड़ के आपने भजनलाल को बना दिया। तो ये मैसेज यदि ग्राउंड तक कन्वे हो जाए कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को न मुख्यमंत्री बना के किसी फॉरवर्ड को मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसी स्थिति में एक सवाल है, तो मैंने बिहार के सामाजिक परिस्थितियों को रीड किया है, एक बड़ा मौजूद सवाल यहाँ उठता है। देखिए, कभी हम जब जाति गणना नहीं हुई थी बिहार में, कास्ट सर्वे नहीं हुआ था, तब तो हम बात करते थे अगड़ा बनाम पिछड़ा। खास तौर पर लोग दिल्ली में बैठ करके भी नैरेटिव सेट कर लेते थे कि बिहार में बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई। अभी आप जाकर के देखें तो वो स्थिति भिन्न हो गई है। और भिन्न कैसे हो गई है? भिन्न कैसे हो गई है? क्योंकि डोमिनेंट ओबीसी का सबसे ज्यादा विरोध अति पिछड़ा और महादलित में है। क्योंकि उन लोगों का देखिए, अपर कास्ट और जनरल कैटेगरी को तो अपना एमएलए जिताने के सिवा उसके पास वो जानता है कोई विकल्प नहीं, और वही काम वो कर भी रहा है और इस बार ज्यादा करेगा। कास्ट सर्वे के बाद इस बार वो ज्यादा करेगा। तो जनरल कैटेगरी की तो ये स्थिति है कि भाई जो पार्टी जहां से जिस जाति को टिकट देती है उसको वोट दे दो। लेकिन आप अति पिछड़ा में जाइए, अति पिछड़ा के लोगों ने कई जगह हमसे कहा, अलग अलग जिलों में मैं गया तो लोगों ने साफ साफ कहा कि अभिषेक जी एक बात बताइए, उधर मुख्यमंत्री बनेंगे राजद में यादव जी, उधर मुख्यमंत्री बनेंगे कुशवाहा जी भाजपा में या जायसवाल जी, जेडीयू में बनेंगे नीतीश कुमार। तो ठीक है, नीतीश कुमार के प्रति इन सबकी तुलना में एक सॉफ्ट कॉर्नर अति पिछड़े वर्गों में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। नीतीश कुमार का साथ देने वाले राजनीतिक दल भी और नीतीश कुमार के विरोध में खड़े राजनीतिक दल भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अति पिछड़ा और महादलित भले ही पिछड़े वर्गों से एक दूरी का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन बात जब नीतीश कुमार की आती है तो सॉफ्ट हो जाते हैं। इन सबसे बेहतर तो नीतीश कुमार है, ये उस वर्ग की एक आम धारणा है, एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। क्योंकि अति पिछड़े वर्गों को बिहार में जो कर्पूरी फार्मूला नौकरियों में आया उसे पंचायती राज तक लेकर जाने का काम नीतीश कुमार ने किया, महादलित सेगमेंट बनाया। लेकिन सवाल है कि उसका झुंझुना कब तक आप बजाइएगा, ये भी तो बात है। एक बार कर दिया तो कब तक झुंझुना बजाइएगा?
यही स्थिति है। लालू कब यादव तक ने फायदा सामाजिक देता है? न्याय किया। लालू यादव ने, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव ने समाज के दो दबे कुचले वर्गों के बीच एक क्रांति लाई, उनको आवाज दिया, स्वर दिया। लेकिन स्वर दिया, भले ही स्वर्ग नहीं दिया, स्वर दिया। अब उनके साथ आर्थिक न्याय की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, सामाजिक न्याय लालू यादव ने किया। तो जब लालू यादव के साथ वो वोटर जुड़ा नहीं रह पाया, 2005 आते आते टूट गया, तो वही स्थिति नीतीश कुमार के साथ भी बन रही है। लेकिन उस वक्त एक विकल्प दिख गया था नीतीश कुमार के रूप में। आज उस वर्ग के पास विकल्प नहीं दिख रहा है। विकल्प बनने की कोशिश में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, तारीफ करनी होगी। अति पिछड़े वर्ग को कमान सौंपी है। कांग्रेस सप्लीमेंट कर रही है महादलित वोटों से। लेकिन वो स्थिति अभी नहीं बनी है जो 2005 में बनी थी। ये भी बात सही है। अभी आपको क्या लग रहा है कि अति पिछड़े वर्गों और महादलित वर्ग के बीच जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उन नई परिस्थिति में क्या बिहार की राजनीति और बिहार का चुनाव एक ओपन गेम तो नहीं बन गया है कि अंत तक जो धैर्य बना के रखा, जिसने का कैंडिडेट का पत्ता अच्छे से फेंटा, वही जीत करके लेके चला गया? ये स्थिति तो नहीं बनी है। देखिए, तमाम इक्वेशन के बावजूद भी कैंडिडेट किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप ठीक है, आपका तमाम सामाजिक समीकरण आपके पक्ष में है, लेकिन कैंडिडेट के विरुद्ध क्षेत्र में जबरदस्त विरोध है तो तमाम समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। तो और विधानसभा चुनाव जो है लोकल लेवल पे लड़ा जाता है, उसमें प्रत्याशियों का बड़ा महत्व होता है। तो बीजेपी के लिए सिरदर्द या जो प्रत्याशियों के सरनेम का, उनकी जाति का भी बड़ा महत्व हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और सत्तारूढ़ पार्टी में रहने के कारण या जो भी विधायक हैं, तो उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी होता है, क्योंकि आप जनरली आप देखिए चुनाव जीतने के बाद ये लोग जाते नहीं। अब हमारे क्षेत्र में देखिए, मैं तो महीने में 10-12 दिन मुजफ्फरपुर रहता हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा हमारे सांसद को या हमारे विधायक को हमारे मोहल्ले में आते हुए। करीब मेरी 10-15 सालों की बात करें तो, मैं विगत 5 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, विगत 10-15 सालों की भी बात करें तो मैंने कभी विधायक को वोट मांगने, काम करने तो छोड़ दीजिए, वोट मांगने भी नहीं आते हैं। जिस प्रकार से सामाजिक बंटवारा है, उनको लगता है ये तो हमको दे देंगे, ये नहीं देंगे, जाने से क्या फायदा। तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों का चयन कैसा होता है। दूसरी बार नीतीश कुमार को लेकर मैंने कहा, नीतीश कुमार को लेकर एनडीए क्या स्टैंड लेते हैं। यदि विपक्षी बात करें तो तेजस्वी यादव के साथ नो डाउट एमओआई बहुत मजबूती से अभी भी बना हुआ है। कुछ हद तक इधर उधर कहीं टूट जाते हैं सीमांचल में, वो अलग बात। उन्होंने प्रयोग भी किया, अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब उनका कैसे उपयोग करते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन राजद में भी एक से एक एसेट है। कल परसों आपने एक वीडियो जो देखा होगा, एक तिरहुत के विधायक हैं, दबंग विधायक, वो क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं और वो अगरों को गाली दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी। एक तरफ तेजस्वी यादव कॉम्बो पैक बनाना चाहते हैं, एमओआई के अलावा बी भूमिहार को भी जोड़ना चाहते हैं, ब्राह्मण को भी जोड़ना चाहते हैं। मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव जी की बात कर रहे हैं। सबने देखा है उस वीडियो को देखा है। तो ऐसे बयान जहां तेजस्वी यादव सबको समेटना चाहते हैं, आप सबको बिखेरना चाहते हैं, तो नुकसान राजद को होगा। ऐसे एमओआई के बल पे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उस दिन ही जो बिहार बंद का ऐलान आप लोग महागठबंधन ने किया था, मंच पे यदि मंगनीलाल मंडल होते तो समाज में एक अलग मैसेज आता कि भाई हमारे समाज को भी ये सम्मान दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देने से नहीं, उसको आप कैसे पॉलिटिकली उपयोग करते हैं ये देखने वाली बात है। इसी तरह कांग्रेस, राजेश राम 2 टर्म के विधायक हैं, अपने क्षेत्र में पॉपुलर हैं, शांत मिजाज के हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं। अब कांग्रेस उनका कैसे इस्तेमाल करता है? उनके लिए अपर कास्ट में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है राजेश राम जी को लेकर के। अपर कास्ट मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की तुलना में ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर राजेश राम के प्रति है। देखिए, राजेश राम जो है चुपचाप काम करने में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुढ़नी वाले मामले में आपने देखा ना कैसे वो उस पीड़ित से मिलने गए पीएमसीएच और उस बच्ची के दर्द मर्म को समझा और कितना बड़ा आंदोलन उन्होंने बिहार में खड़ा कर दिया।
अब देखिए जहां एक दो विधायक नहीं जा रहे थे कुटनी में, वहां तेजस्वी यादव को जाना पड़ा, वहां चिराग पासवान को अंत में 10-12 दिनों के बाद जाना पड़ा, तमाम नेताओं को जाना पड़ा। तो ये तो मतलब समझ तो है उनकी। अब उनको अभी बने हुए 3-4 महीना हुआ है अध्यक्ष बने हुए, यदि मैं सही हूं तो जी जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे जैसे वो काम करेंगे, उनका एक स्पेस जरूर बनेगा। और किस प्रकार से वो अपने समाज का वोट अपने महागठबंधन में एड ऑन कर पाते हैं, ये देखने वाली बात। जी जी ऋषि जी, महागठबंधन की आपने बात की है तो लगे हाथ एक चर्चा हम कर लेना चाहते हैं। कई जगह बिहार में हमें जानकारी मिली, MY समीकरण की बात हम करते हैं कि 32% वोट है। ये तो अब कागजों पर ही नहीं बल्कि हकीकत में है कि 32% वोट है MY का। लेकिन जब कैंडिडेट, महागठबंधन का कैंडिडेट चाहे राजद का हो या कांग्रेस का हो, सीमांचल के दायरे से बाहर निकलने के बाद जहां भी मुसलमान कैंडिडेट आता है महागठबंधन से, अल्पसंख्यक कैंडिडेट आता है, वहां यादवों का वोट भी नहीं मिल पाता है उसे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई, एक नरेंद्र मोदी के दौर में ठीक है, MY गठबंधन नहीं टूटा है, इस बात से हम इनकार नहीं करते। MY गठबंधन बरकरार है उन सीटों पर जिन सीटों पर हिंदू कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी आप कहें उनका हिंदू कैंडिडेट, जहां भी इंडिया गठबंधन ने सीमांचल के बाहर मुसलमान को टिकट दिया, वहां MY ही बिखर जाता है, Y चला जाता है NDA के साथ, या फिर किसी तीसरी पार्टी ने अगर Y को टिकट दे दिया, यादव को टिकट दे दिया, उसके साथ चला जाता है। तो ये एक नया बदलाव है। तो क्या आपको लगता है जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनाव में ओपनली कह के कि हम मुस्लिम भाइयों के 20% टिकट कम कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी ममता बनर्जी ने, और 20% टिकट कम कर दिए थे, बावजूद मुसलमानों ने जितना पहले सपोर्ट नहीं किया था उससे ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि भाजपा को हराना था, भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरना था। क्या बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस बात के लिए तैयार होंगे कि इस चुनाव में विशेष परिस्थिति है, भाजपा को रोकना लक्ष्य है, न कि मुसलमान कैंडिडेट के लिए ज्यादा से ज्यादा टिकट हासिल करना लक्ष्य है? इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, या MIM जैसे बंगाल में पिटी वैसे बिहार में पिट जाएगी? बिल्कुल आपने सही राजनीतिक तौर कहा। पर पिटना मतलब हार जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। 2020 में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और आई विधानसभा क्षेत्र में लेफ्ट ने मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया, और उनके सामने में राम सूरत राय जो भाजपा के प्रत्याशी थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यादवों का बड़ा चंक जो है राम सूरत यादव के साथ चले गए, यानी बीजेपी प्रत्याशी के साथ चले गए, जबकि वो वोट महागठबंधन को मिलना चाहिए था, लेफ्ट उम्मीदवार को मिलना चाहिए था। तो बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया है कि जहां जहां महागठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी को 2020 में उतारा, और वहां पे उनके अपोजिशन में तो ऐसी स्थिति में अभिषेक जी, देखिए, यादव कैंडिडेट नहीं भी होते हैं तब भी देखा जाता है कि यादवों का पूरा वोट नहीं मिल पाता मुस्लिम कैंडिडेट को। ये एक बड़ी सच्चाई सामाजिक तौर पर दिखाई दे रही है। नहीं देखिए, मैं आपका सहमत हूं, लेकिन यदि यादव कैंडिडेट हैं तो पूर्णतः शिफ्ट कर जाता है वोट। और यादव नहीं है ऐसे एग्जाम्पल तो क्या 50% नहीं है तो नहीं है तो उस फिर उम्मीदवार पे डिपेंड करता है, उस उम्मीदवार का अपने क्षेत्र में केमिस्ट्री कैसा है, लोगों के बीच में उसका रेपो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। और मजबूत है तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया ना, और आई में जितना महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट आया उससे अधिक मार्जिन से रामसूरत राय चुनाव जीत गए, जबकि रामसूरत राय की पोजीशन 2020 में भी उतनी ठीक नहीं थी। यदि वहां पे किसी यादव समाज का उम्मीदवार होता तो रामसूरत राय को कड़ी टक्कर मिलता। तो ये बात समझने की जरूरत है, और जहां ऐसा लगे तो महागठबंधन को समझौता करना पड़ेगा आपसे। तो बिहार की राजनीति में जो चल रहा है वो सभी देख रहे हैं। MY समीकरण तो इंटैक्ट है, लेकिन उन्हीं सीटों पर MY समीकरण इंटैक्ट है जिन सीटों पर कैंडिडेट बहुसंख्यक समुदाय का होता है। कैंडिडेट अल्पसंख्यक समुदाय का जब हो जाता है तो उस परिस्थिति में यादवों को भी जोड़ कर रखना मुश्किल हो रहा है। अली अशरफ फातमी, शाहनवाज आलम जैसे कैंडिडेट लोकसभा में इसके ताजा उदाहरण है, जिसमें MY समीकरण बिखरता हुआ नजर आया, यानी भाजपा का हिंदुत्व वहां पर काफी हद तक अपना प्रभाव जमाता हुआ नजर आया। लेकिन मूल सवाल तो यही है कि यही स्थिति तो NDA में भी होती है, और तब होती है जब JDU का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और वहां पर
बीजेपी का कोर वोटर किसी चिराग मॉडल का हिस्सा बन जाता है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जो हौच पौच है, जो समीकरण बिखरे पड़े हैं, प्रशांत किशोर का अपना एक जलवा दिखाने की कोशिश हो रही है। कितने कामयाब होंगे, कम से कम आज की तारीख में तो मुझे बहुत कामयाब होते दिखाई नहीं देते, लेकिन इतना जरूर है कि भीड़ आ रही है तो कुछ वोट तो आएंगे। कुल मिलाकर जो हालात बिहार में है, उसमें नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट घोषित होते हैं या नहीं घोषित होते हैं, चुनाव इस पर काफी हद तक निर्भर होने जा रहा है। तो देखते जाइए अंततः होता क्या है। आज के लिए इतना ही। आज की बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। नमस्कार।